30 मिनट दो मुझे तुम अपनी जिंदगी के 30 मिनट चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस इस पूरे चैप्टर को समझाना मेरी जिम्मेदारी। सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेट तुम्हें पता होना चाहिए, वो है ये पीरियड जिसकी इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे। हर आंसर में लिख के आना 14 से 17th सेंचुरी में ये चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि पूरे चेंजेस ही हम इस पीरियड के देख रहे होंगे। अब क्या थे वो चेंजेस? तो एक बहुत की टर्म यहाँ पे आता है रेनेसेंस। इसका एमसीक्यू में मीनिंग पूछा जाएगा तो टिक लगा के आ जाना, रीबर्थ। इस पीरियड को बोला जा रहा था कि इस पीरियड में रीबर्थ हो रहा था। अब किस चीज का कैसा रीबर्थ वो हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। अब सबसे पहले कुछ हेडिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये हेडिंग्स अगर याद रख लोगे ना तो पूरे जो कोर आइडिया है इस चैप्टर का वो आपको याद रह जाएगा। हमें 14th और 17th सेंचुरी पीरियड में बोला जा रहा था। हो सकता है क्वेश्चन यही आपसे पूछे कि रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, तो समझाना कि इस नए पीरियड में अर्बन सेंटर्स इमर्ज हो रहे थे। जो लोग थे वो खुद को एज इंटेलेक्चुअल्स देख रहे थे। लोग ये डिवीजन भी कर रहे थे कि हम जो अर्बन टाउन्स के रहने वाले लोग हैं हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा सिविलाइज्ड हैं एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। तो इस टाइम पीरियड में लोग खुद को एज मॉडर्न देख रहे थे एज कंपेयर टू इसके पहले वाला जो टाइम पीरियड था, मिडीवल पीरियड, जिसकी हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी। तो बोला ये जा रहा था कि मिडीवल पीरियड में एकदम डार्क पीरियड था, एकदम डाउनफॉल आ गया था सोसाइटी का। लेकिन वापस से अब हम पुराने एंशिएंट रोमन और ग्रीक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, वापस से हम इस सोसाइटी को बेटर कर रहे हैं। तो यही लिख के आना कि इस मॉडर्न पीरियड में नए टाउन्स इमर्ज हो रहे थे एंड लोग अब पुराने टेक्स्ट को स्टडी कर रहे थे। जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे, जो स्कॉलर्स थे इस टाइम पीरियड के, वो चर्च की पावर्स को चैलेंज कर रहे थे। एंड ये एक बहुत की पॉइंट है इस टॉपिक का कि इस नए पीरियड में, इसको हम ह्यूमनिस्ट पीरियड भी बुलाते हैं। इस ह्यूमनिस्ट पीरियड में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, तो जो भी हम चेंजेस डिस्कस करेंगे ना वो इस आंसर में आप एक्सप्लेन करना। पहले मैं आपको ये ह्यूमनिस्ट टर्म भी समझा देता हूँ। इस ह्यूमनिस्ट टर्म, रेनेसेंस टर्म, ये टर्म यूज किया जाता है इस टाइम पीरियड में हमारी यूरोपियन सोसाइटी में जो कल्चरल चेंजेस आ रहे थे, जो कल्चर था इस नई सोसाइटी का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे इस डिफरेंस को भी समझ लो। ये जो हमारा पीरियड है 14th to 17th सेंचुरी, इसको हम रेनेसेंस पीरियड बुलाते हैं। और इसमें जो चेंजेस आ रहे थे उसको हम ह्यूमनिस्ट कल्चर बुलाते हैं, जिसका मीनिंग क्या है? ह्यूमनिस्ट कल्चर में अब फोकस किस चीज पे दिया जा रहा है? इंडिविजुअल्स पर फोकस दिया जा रहा है, इंडिविजुअल स्किल्स पर। बोला जा रहा है कि जो मॉडर्न मैन है ये स्किल्स अटेन कर सकता है, और सिर्फ एक स्किल नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पहले जो ऑर्डर्स डिवाइड कर दिए थे कि भाई ये ग्रुप है जो क्लर्जी है, ये ग्रुप है जो ये काम करेंगे, ये ग्रुप ये काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक ही ह्यूमन बीइंग बहुत सारे स्किल्स अटेन कर सकता है, अपनी जो सोसाइटी में कंडीशन है उसको अपलिफ्ट भी कर सकता है। तो जो चर्च की थिंकिंग थी, जो चर्च की पावर थी, वो खत्म हो रही थी। इसका जो पावर था वो कोलैप्स कर रहा था। जो नए साइंटिस्ट आए थे उन्होंने ओवरटर्न्ड, मतलब जो चर्च के अर्थ सेंट्रिक व्यूज थे उसको डिफाई कर दिया। चर्च बोल रहा था कि अर्थ सेंटर में है, चर्च बोल रहा था कि अर्थ एक सिंफुल प्लेस है, हमने बहुत सारे सिंस कमिट किए इसलिए अर्थ इमोबाइल है और सेंटर में है, बाकी चीजें हमारे आजू बाजू घूम रही हैं। लेकिन नए साइंटिस्ट ने क्या बताया? जब उन्होंने सोलर सिस्टम को समझा, उन्होंने बाकी चीजों को समझा, इस दुनिया को समझा, तो उन्होंने बताया कि पहली चीज अर्थ मोबाइल नहीं है, अर्थ इमोबाइल नहीं है, अर्थ भी मोबाइल है। और दूसरी चीज, हमारे आजू बाजू सब नहीं घूम रहे हैं, हम सन के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब रेनेसेंस में क्या हुआ है? रेनेसेंस मतलब रीबर्थ। रेनेसेंस का लिटरल मीनिंग एमसीक्यू में टिक तो कर देंगे आप, उसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप ये जो लिटरल मीनिंग है वो आप एक्सप्लेन करके आएंगे। एंड इस 14th to 17th सेंचुरी में जो चेंजेस आ रहे थे उनको ये कब बुर्कात ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। उन्होंने अपने टेक्स्ट, इनका टेक्स्ट का नाम था सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इटली, इसमें उन्होंने उसको बहुत सारा डिस्क्राइब किया, जो कल्चर इमर्ज हुआ था उसको। ये एक स्विस स्कॉलर थे एंड इनका ये मानना था कि हिस्ट्री मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने पॉलिटिक्स को पढ़ दिया। हिस्ट्री में आपको कल्चरल सीक्वेंसेस को भी स्टडी करना होता है, सोसाइटी को भी समझना होता है। और इन्होंने इस ह्यूमनिस्ट कल्चर को जो हमारी इस रेनेसेंस सोसाइटी में डेवलप हो रहा था उसको एक्सप्लेन किया, उसको डिस्क्राइब किया। अब इटालियन सिटीज का रिवाइवल कैसे हुआ, इसका एक टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड बताया गया है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद जो हमारे इटालियन टाउन्स थे वो पूरे कोलैप्स कर गए थे, वो रूइंस में कन्वर्ट हो गए थे। अब यहाँ पे कोई एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी जिसके अंडर में पूरा ये सिस्टम चले। पहले रोमन एम्पायर था, अब वो खत्म हो गया है। ऊपर से यहाँ पे जो पोप थी
पोप थी नहीं, पोप थे, उनकी भी अथॉरिटी ऐसी नहीं थी कि वो यहाँ पे रूलर की तरह इमर्ज हो पाए। उनका खुद के रीजन में डोमिनेंस था, लेकिन ओवरऑल एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह वो नहीं थे। तो जो पोप के बारे में मैंने समझाया है वो आप एक्सप्लेन करके आएंगे। एंड यहाँ पे फ्यूडलिज्म के जो स्ट्रक्चर्स थे वो डेवलप हो रहे थे। अगर हम ईस्टर्न साइड ऑफ द एम्पायर की बात करें तो वहां पे चल रहा था बाइजेंटाइन एम्पायर। थोड़े से नीचे साइड चले जाए तो अरेबियन पेनिनसुला। इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ पीडीएफ मत किया करो कमेंट में, सुनो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स तो मैं बोल के बता रहा रहता हूँ और समझाता हूँ कि क्या क्या लिख के आना पड़ेगा। ये भी लिख के आना कि इस्लाम जो था वो अरेबियन पेनिनसुला से स्टार्ट हुआ था और वहां से वेस्टर्न साइड में वो अपने सेटलमेंट्स बना रहा था, एस्टेब्लिश कर रहा था, खुद को सॉलिडिफाई कर रहा था। एंड अब इन लोगों के बारे में लिख के क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में जो ट्रेड हो रहा था उसी ने इटालियन सिटीज को रिवाइव कराया। तो आप क्या लिख के आएंगे, बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में हमें जो ट्रेड देखने को मिलता है, इसके कारण जो इटालियन टाउन्स थे वो वापस से फ्लरिश करना चालू किए, क्योंकि अब वो ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड इंपॉर्टेंस वापस से गेन कर रहे थे, जो कि रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद फॉल कर गए थे। एग्जाम्पल में ये भी लिख के आना कि चाइना के साथ जब मंगोलिक ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, सिल्क रूट ओपन अप हो गया था, हमने बात करी थी हमारे पिछले चैप्टर में, तो वहां से हमें देखने को मिलता है इटालियन टाउन जैसे कि फ्लोरेंस और वेनिस जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह इमर्ज हुए थे। अब एक और पॉइंट लिख के आना कि जो बहुत सारे टाउन्स अब डेवलप हो रहे थे वो खुद को ऐसे नहीं देख रहे थे कि हम किसी बड़े रोमन एम्पायर का पार्ट है, नहीं नहीं नहीं, अब वो खुद को एज सिटी स्टेट्स देख रहे थे। सिटी स्टेट्स हेडिंग दे देना, और जो मैं समझाया अभी तक वो एक्सप्लेन करने के बाद आगे समझाना कि सिटी स्टेट्स का मतलब क्या है, कि खुद को ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह देख रहे थे। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स आप लिख के आएंगे। फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, ये रिपब्लिक्स थे जहां पे जो जनता थी, रिपब्लिक मतलब ही ये होता है कि जनता किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेशन है अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी ये नहीं थे, लेकिन फिर भी जनता का हमें एक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और एक पॉइंट आप एक्सप्लेन करके आएंगे कि फ्लोरेंस हो गया, जेनीवा हो गया, ये काफी ज्यादा वाइब्रेंट सिटीज थे। एंड यहाँ पे हमें एक फीचर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना तो क्लर्जी डोमिनेंट था, ना तो फ्यूडल लॉर्ड्स जिनकी हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी, ना तो ये डोमिनेंट थे, बल्कि यहाँ पे जो सोसाइटी के रहने वाले मर्चेंट्स और बैंकर्स थे ये लोग पार्टिसिपेट करते थे गवर्नेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था समझना क्योंकि यहां से निकल के आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। एंड ये आप एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ की सोसाइटी में लोग खुद को एज इंडिविजुअल सिटीजन्स देख रहे थे, ये मान रहे थे कि हम सिटीजन्स हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं। एंड इवन उन टाइम पीरियड्स में जब यहाँ पे डिस्पोटिक रूल चल रहा होता था, किसी का अथॉरिटेरियन रूल चल रहा होता था, मान लेते हैं कोई मिलिट्री कमांडर आ गया, उस टाइम पीरियड में भी ये जो नोशन था कि हम सिटीजन्स हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, ये खत्म नहीं हो रहे थे। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। जब क्वेश्चन में आपको सिटी टर्म दिखेगा, एक दूसरा क्वेश्चन आएगा जब आपको यूनिवर्सिटी टर्म दिखेगा, तो वहां पे आप क्या क्या एक्सप्लेन करके आओगे। अब हमें जो यूरोपियन रीजन की अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी सेटअप होती हुई देखने को मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है, वो पैडुआ और बोलोनिया जैसे रीजन्स में आफ्टर द 11th सेंचुरी। एंड ये किस टॉपिक में फोकस कर रही थी, द मेन सब्जेक्ट वाज लॉ। अब लॉ इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों था, क्योंकि इस रेनेसेंस पीरियड में ट्रेडिंग एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा था, जिसके लिए चाहिए कि सोसाइटी में लॉयर्स हो जो कि लीगल इंटरप्रिटेशंस कर सके, प्रॉपर अपने ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स वगैरह बना सके। एंड इसलिए लॉयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। नोटरीज यानी कि लीगल एडवाइजर्स एंड रिकॉर्ड कीपर्स कंबाइंड इन वन, उनको आप नोटरी बुला सकते हो। तो इन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी एंड हेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाज लॉ। लेकिन अब नए कॉन्टेक्स्ट में लॉ को पढ़ा जा रहा था, सिर्फ ये नहीं कि रूल्स वगैरह पढ़ लिए। अब इस मॉडर्न सोसाइटी का, इस रेनेसेंस पीरियड का सबसे की फीचर एक यही था कि एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ा जा रहा था। एंड हेंस इस टाइम पीरियड में जो यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही थी उनमें ये जो एंशिएंट लर्निंग है, एंशिएंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट वगैरह पढ़े जा रहे थे, उस सोसाइटी के जो टेक्स्ट थे उसको समझा जा रहा था। तो यहां से टर्म आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म के बारे में एक नाम याद रखना, फ्रांचेस्को पेट्रार्क। इन्होंने इस कल्चरल शिफ्ट को काफी ज्यादा एम्फसाइज किया, उस पर अपना फोकस किया, उसको एक्सप्लेन किया। इनका क्या
दूसरा कहना बन रहा था जो एंटिक्विटी यानी कि हमारा जो एंशियंट रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन है ये बहुत एक अलग सिविलाइजेशन था एंड उसको आप सिर्फ तब समझ पाओगे जब आप उस सिविलाइजेशन के टेक्स्ट पढ़ोगे, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी ऑथर्स के टेक्स्ट पढ़ोगे, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको इस नए मॉडर्न पीरियड की थिंकिंग को समझा रहा है। अगर ये नाम भूल भी जाते हो तो ये थिंकिंग नहीं भूलना, ये जरूर लिख के आना कि मॉडर्न थिंकिंग में ये माना जा रहा था कि जो मिडिवल पीरियड था इसमें ये लोग नहीं पढ़ रहे थे पुराने टेक्स्ट वगैरह, लेकिन अब इस मॉडर्न पीरियड में हम वापस से पुराने टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं एंड स्कॉलरली साइड में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इस मॉडर्न पीरियड में, हमारे रेनेसेंस पीरियड में आर्ट पे, लिटरेचर पे, इंडिविजुअल स्किल्स पे बहुत सारा फोकस किया जा रहा था। ह्यूमनिस्ट कल्चर के बारे में ये चीज जरूर लिख के आना कि यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि सिर्फ रिलीजियस टीचिंग से काम नहीं बनेगा। आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते कि मिडिवल पीरियड की तरह सिर्फ रिलीजियस टीचिंग पे दिमाग लगा रहे हो। मिडिवल पीरियड में चर्च ही पूरा डोमिनेट करता था, ऐसा ये लोग बोलते थे, लेकिन अब नहीं, अब हम रिलीजियस टीचिंग तो ठीक है, बाकी टेक्स्ट को ज्यादा पढ़ने में फोकस लगाएंगे। एंड 15th सेंचुरी तक जो ह्यूमनिस्ट टर्म था इसके बारे में लिख के आना कि उन मास्टर्स के लिए यूज किया जा रहा था जो ग्रामर, रिटोरिक मतलब स्पीच एंड रीडिंग सिखा रहे होते थे, पोएट्री, हिस्टोरी बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, मोरल, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट के जो मास्टर्स होते थे उनके लिए ह्यूमैनिटास टर्म यूज किया जाता था, जिस टर्म से आता है हमारा ह्यूमैनिटीज टर्म। एंड इस सोसाइटी में भी समझा जा रहा था कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स को समझना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इस सोसाइटी में फोकस किया जा रहा था उन स्किल्स पे जो डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू आती है। बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको ह्यूमैनिटीज टर्म से जाना भी नहीं जाता, इंडिया में आधे से ज्यादा लोग आर्ट्स ही समझते हैं, वो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट इंडिया में भले ही आज भी उड्डे बुड्डे ना समझे, लेकिन इस सोसाइटी के उड्डे बुड्डे बच्चे सब समझ रहे थे। ये आप एक्सप्लेन करके आएंगे। इस ह्यूमैनिटास टर्म को यूज किया सिसिरो भाई ने। सिसिरो कौन थे? ये एक एसेइस्ट एंड लॉयर थे हमारे, ये कंटेम्प्रेरी थे हमारे जूलियस सीजर भाई के साथ, और इन्होंने इस टर्म को यूज किया टू रिफर टू द टर्म कल्चर। तो अगर एमसीक्यू में आता है ह्यूमैनिटीज टर्म से इनका मीनिंग था कल्चर, ह्यूमैनिटीज टर्म बोल दिया क्या मैंने, ह्यूमैनिटास टर्म से, जिससे ह्यूमैनिटीज टर्म आया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है जिससे कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो बताएगा आपको अरेबिक कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब यूरोप में लोग अपने एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं समझते, तो उनको चाहिए थे ट्रांसलेशंस। ये जो टेक्स्ट थे एंशिएंट ग्रीक के टेक्स्ट, इनको प्रिजर्व करके रखने का काम किया अरब स्कॉलर्स ने, जिन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने बहुत सारा जो टेक्स्ट था प्लेटो का और अरिस्टोटल का, इनको अरेबिक में प्रिजर्व करके रखा हुआ था। इसमें से बहुत सारा बोला जाता है कि जो टेक्स्ट था इसको अब लैटिन में कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसको हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स पढ़ते थे। लेकिन आपको इतना कुछ लिख के नहीं आना है, बस आप ये लिख के आएंगे कि जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे ये एंशिएंट ग्रीक का टेक्स्ट इन अरब ट्रांसलेशंस के थ्रू पढ़ा करते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो मेरा आपके लिए, हमारी एनसीईआरटी में बताया गया है कि प्लेटो और अरिस्टोटल के लिए हमें अरेबिक में एक दूसरा नाम देखने को मिलता है। वो क्या है, प्लेटो का क्या है और अरिस्टोटल का क्या है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका एमसीक्यू आ सकता है, तो जिसको भी याद है वो बता दे, जिसको नहीं याद है वो कमेंट पढ़ ले। एंड अगर आपने नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी बिल्कुल भी, तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आपको कि एक बार हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हालांकि मुझे पता है तुम 11th के बच्चे हो, तुमको यही चाहिए छोटी वीडियो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में भी मैं जितनी डिटेल पॉसिबल हो सारी डाल सकूँ, ताकि तुमसे सारे क्वेश्चन जो भी आए वो अच्छे से बने। इसके अलावा ये चीज़ लिख के आना कि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे जिनको इटालियन सिटीज़ में बहुत वाइज थिंकर्स की तरह, वाइज मैन की तरह देखा जाता था, जैसे कि हमें इब्न सीना देखने को मिलते हैं, जिनके लिए हमें यूरोपियनाइज्ड नेम देखने को मिलता है अविसेना, अल रजी देखने को मिलता है राजिस, इब्न रुश्द देखने को मिलता है जिनका नाम लिखा जा रहा था यूरोपियन टेक्स्ट में अवेरियोस। तो यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आती है कैसे कुछ नेम्स वगैरह थे वो अपने अपने रीजन में चेंज करके लोग अडॉप्ट कर लिया करते थे। वही बात है, मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो शायद मेरा टेक्स्ट अगर यूरोपियन सिटीज में पॉपुलराइज हो गया तो मुझे देव की जगह डेव बुलाया जा रहा होगा, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एनसीईआरटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी ये बताई थी कि वही बात है कि इब्न सीना अविसियना नाम से पॉपुलराइज हो गया, तो फ्यूचर जनरेशंस को कई बार ये लगता था कि ये कोई यूरोपियन बंदा है जिसका टेक्स्ट है, क्योंकि उनको यूरोपियनाइज्ड नेम देखने को मिल रहा है। एंड
ये भी चीज हिस्ट्री में हो जाती है। अब ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या था, ये जो ह्यूमनिस्ट थे वो किस तरीके से सोसाइटी को देख रहे थे। ह्यूमनिस्ट के बारे में हमने, ह्यूमनिस्ट कल्चर के बारे में हमने थोड़ी सी बात पहले कर ली है। इसका जब क्वेश्चन आएगा तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। जो ह्यूमनिस्ट थे, जो हमारे इस मॉडर्न सोसाइटी के लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, वो क्या बोल रहे थे कि अब हम ट्रू सिविलाइजेशन को, जो हमारी एंशिएंट ट्रू सिविलाइजेशन है, उसको वापस से रिबॉर्न करा रहे हैं। एंड इसके बीच का, जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ उसके बाद का जो 1000 साल का पीरियड है, द मिडिल एजेस या फिर आप एजेस या फिर मिडीवल पीरियड हमारा, वो डार्क पीरियड था, वो डार्क एजेस था। क्यों ऐसा बोला जा रहा था? क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि इस टाइम पीरियड में ना तो ज्यादा टेक्स्ट प्रोड्यूस हुए, ना कोई आर्ट या फिर लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, डार्क पीरियड था ये। तो ये पीरियडाइजेशन किया जाता है कि 5th to 14th सेंचुरी का पीरियड हमारा मिडिल एजेस, एंड इसको अक्सर बुरी नजरों से देखा जा रहा था, गलत नजरों से इस पे निगाहें डाल रहे थे इस मॉडर्न वर्ल्ड के लोग। रेनेसेंस मैन का टर्म का मीनिंग समझ लो। अब फीचर ही हमें ये देखने को मिलता है इस 14th to 17th सेंचुरी का कि ये लोग बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर रहे थे। तो रेनेसेंस मैन जो टर्म है वो यूज ही उस बंदे के लिए किया जा रहा है जिसके पास मल्टीपल स्किल्स है, जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट है, एक ऐसा स्कॉलर जो कि बहुत सारे स्किलफुल चीजों को में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही बंदा हो सकता है जो स्कॉलर भी है, एक मैसेंजर भी है, डिप्लोमेट भी है, थियोलॉजियन मतलब एक रिलीजियस थिंकर या फिर एक रिलीजियस स्कॉलर भी है, और एक आर्टिस्ट भी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लिख के आएंगे लियोनार्डो दा विंची, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है अपनी मोनालिसा, द लास्ट सपर जैसी पेंटिंग्स के लिए। इसके अलावा वो बहुत सारे डेवलपमेंट्स और भी कर रहे थे, जैसे कि वो उड़ना चाहते थे, उसके लिए वो बहुत सारे डिजाइन्स कर रहे थे, बर्ड्स को स्टडी करके वो उड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। तो अगेन एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो कि अ मैन ऑफ A Renaissance मैन है, अ मैन ऑफ मल्टीपल स्किल्स, अ मैन ऑफ मल्टीपल स्कॉलरली अचीवमेंट्स की तरह देखने को मिल जाते हैं। तो इनका इंटरेस्ट हमें मैथ्स, एनाटॉमी और आर्ट में देखने को मिल जाता है। खुद को साइन करते हैं द विंसी डिसाइपल ऑफ एक्सपेरिमेंट के नाम से, विच शोज कि भाई इस टाइम पीरियड में एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। अब आर्ट को इंपॉर्टेंस तो दी जा रही है, लेकिन किस टाइप के आर्ट को, रियलिस्टिक आर्ट को इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। बोला जा रहा था कि आपको ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, आपको क्वालिटी ऑफ लाइट को स्टडी करना चाहिए, आपको नेचर को स्टडी करके उसको एज इट इज अपने आर्ट फॉर्म में, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म हो, आपको नेचर को एज इट इज उतारना है, एज लाइफ लाइक एज पॉसिबल उतारना है। और रियलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा था। तो ये टर्म याद रखेंगे, रियलिज्म, जो कि इस टाइम पीरियड का मेन आर्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है। ऑल्सो ऑयल पेंट्स यूज किए जा रहे थे, जिसके कारण थोड़े कलर्स में रिचनेस आ गई थी। COLORS, ये यूएसए स्पेलिंग, यूएसए वाली स्पेलिंग है, हम COLOURS लिखते हैं, लेकिन हालांकि इसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अब आर्किटेक्चरल रिवाइवल हेडिंग के अंडर में आपको क्या क्या याद रखना है? पहले तो जो पोप भाई थे हमारे, ये लोग भी बोल रहे थे कि जो इंपीरियल रोमन आर्किटेक्चर था उसको हमें वापस से डेवलप करना है। आप जाओ रोम को स्टडी करो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस वगैरह किए जा रहे थे। आर्कियोलॉजी इस टाइम पीरियड के लिए थोड़ी नई नई चीज थी, लेकिन वो हो रही थी। एंड एंशिएंट रोम की जितनी भी चीजें मिल जाती थी उसको स्टडी करने की कोशिश की जाती थी। जो स्कल्पचर्स होते थे, वो पुराने स्कल्पचर्स के, बिल्डिंग्स के जो रूइंस मिलते थे उसको स्टडी करके उससे इंस्पिरेशंस ड्रॉ कर रहे होते थे। एंड यहाँ पे एक नई स्टाइल ऑफ आर्ट है जो इमर्ज होता है, जिसको बुलाया जाता है क्लासिकल आर्ट फॉर्म। बेसिकली ये नया भी नहीं है, बेसिकली क्या है, जो एंशिएंट इंपीरियल रोमन आर्ट फॉर्म था उसको वापस से सोसाइटी में रिवाइव किया जा रहा था। एंड जो पावरफुल मर्चेंट्स थे, रिच लैंड होल्डर्स वगैरह थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग आर्टिस्ट को, जो कि इस क्लासिकल आर्ट फॉर्म को कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जो स्कल्पचर्स बना सकते हैं, उनको हायर करके अपनी बिल्डिंग्स वगैरह डेकोरेट करवा रहे थे। कुछ लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिलिपो ब्रूनोलेस्ची, इन्होंने डुओमो ऑफ फ्लोरेंस को डिजाइन किया। हमारे बोनरोती, इन्होंने सिस्टीन चैपल मतलब एक छोटा सा चर्च आप बुला सकते हैं, इसकी सीलिंग को पेंट किया, जो कि जाना ही जाता है अपनी सीलिंग के लिए, जो कि इन्होंने पेंट करी थी। एंड इन्होंने सेंट पीटर्स चर्च का भी जो डोम था उसको भी डिजाइन किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रिंटिंग के बारे में पूछा जाएगा। अब पहले के पीरियड में मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाए जा रहे थे, मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग
प्रिंटिंग का डेवलपमेंट होता है तो उसके कारण बहुत सारा जो टेक्स्ट था वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लग गया। एक और पॉइंट लिख के आना कि यही रीजन एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई पहले के जो मूवमेंट्स वगैरह होते थे, जो चेंजेस आते थे, वो किसी रीजन स्पेसिफिक होते थे, लेकिन अब जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो एक रीजन से दूसरी जगह जा ही इसलिए बहुत जल्दी जल्दी रहे थे क्योंकि टेक्स्ट अब फैलने बहुत इजीली लग गया था। तो हमारा जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन है इसकी जो मास्टरी है वो हुई हमारी 16th सेंचुरी के पीरियड में। अब डेवलप तो पहले ही चाइना में हो गया था, लेकिन धीरे धीरे अब यूरोपियन रीजन में इसको काफी ज्यादा मास्टर किया जा रहा था एंड इसका क्रेडिट दिया जाता है योहान्स गुटेनबर्ग को। ये हमारे जर्मनी के भाई थे, इन्होंने मॉडर्न टाइप के जो प्रिंटर होते हैं उसका प्रोटो वर्जन इन्होंने यहाँ पे बनाया। बेसिकली काफी ज्यादा मॉडर्नाइज इन्होंने प्रिंटिंग को कर दिया, जिसके कारण हमारे 1455 में 150 कॉपीज ऑफ बाइबल प्रिंट किए गए एंड 150 कॉपीज ऑफ बाइबल उतने टाइम में प्रिंट हो गए जितना अगर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट बनाता तो एक बना पाता इतने टाइम पीरियड में, जितने में अब 150 हो गए। अब ये जो हमारा इन्वेंशन था प्रिंटिंग का, ये कहाँ हुआ था? चाइनीज रीजन में हुआ था एंड क्रेडिट टू चाइना, क्रेडिट टू मंगोल रूलर्स, जिनके कारण यूरोपियन लोगों को पता चला इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण। जो हमारे यूरोपियंस थे वो मंगोलिक कोर्ट में जाते थे, वहां से उनको चाइनीज टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता था। और सिर्फ प्रिंटिंग नहीं, प्रिंटिंग हो गया, फायर आर्म हो गया, अबेकस हो गया, ये सारी चीजों के बारे में इनको चाइना के थ्रू ही पता चला था। तो ये चीज आप लिख के आना। प्रिंटिंग बुक्स, प्रिंटेड बुक से क्या हो रहा था, जो बच्चे थे उनको सिर्फ वीडियो लेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था, वो टेक्स्ट को भी पढ़ सकते थे। एंड आप भी सिर्फ वीडियो लेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप भी पढ़ेंगे इस गुरु भैया की माशाअल्लाह शानदार बुक को। इतनी अच्छी ह्यूमैनिटीज के लिए बुक आपको नहीं मिलेगी। ये है बेस्ट ह्यूमैनिटीज की सेल्फ हेल्प बुक। अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो क्या कर रहे हैं, जिंदगी में जरूर 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 इसको पढ़ें। ये आपको 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी एंड ओवरऑल लाइफ में भी काम आएगी। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं जो आपको अलग अलग चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। पहला पॉइंट ये लिख के आ जाना। दूसरा पॉइंट आप लिख के आना कि एक लोगों के बीच में रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो रही थी एंड आपको भी रीडिंग हैबिट, नहीं आप नहीं करूंगा, हो गया भाई आज का प्रमोशन। एंड लोगों में रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो रही थी। कहाँ तुम स्मार्ट पढ़ रहे हो, कहाँ लोग ये क्या क्या बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ रहे थे, अपने आइडियाज को इनोवेट करके अपने टेक्स्ट में लिख रहे थे एंड दुनिया को दिखा रहे थे। मॉडर्न पीरियड का हमें एक और फीचर ये भी देखने को मिलता है कि इंडिविजुअलिटी को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब इंडिविजुअल पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, राइटर्स ये भी पॉपुलराइज सोसाइटी में हो रहे थे। लॉरेंजो भाई ने हमारे क्या लाइन बताई है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। इन्होंने बोला कि वेल्थ एक्विजिशन इज अ वर्च्यू, मतलब वेल्थ एक्यूमुलेट करना कोई नेगेटिव ट्रेट नहीं है बल्कि ये तो एक पॉजिटिव ट्रेट है। माकियावेली, इनका बस ये याद रख लेना आप कि इन्होंने द प्रिंस नाम का टेक्स्ट दिया था। इसका क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, पर इन्होंने बताया था कि ह्यूमन बहुत सेल्फिश है, सारे एक्शंस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। अब आप इनकी बातों से अलाइन करते हैं या नहीं, ये भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। विमेन की कंडीशन का क्वेश्चन आता ही है तो आप याद रखेंगे जो एरिस्टोक्रेटिक मतलब हाई नोबल फैमिलीज की जो विमेन थी, इनको काफी एक सप्रेस्ड पोजीशन में रखा जाता था, इनको पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड किया जाता था, डिसीजन मेकिंग में इनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं होता था। इन्हीं की डाउरी से धंधा चल रहा होता था घर का, घर के बिजनेस में इनकी डाउरी को लगाया जाता था, लेकिन बिजनेस में इनको कोई से नहीं दिया जाता था। प्लस ऐसी वुमेन जो डाउरी नहीं दे पा रही होती थी, कई बार उनको भेज दिया जाता था कि भाई आप किसी मोनास्ट्री को ज्वाइन कर लो, आपके हम शादी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि डाउरी एक नेसेसिटी थी। तो डाउरी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस टाइम पीरियड की। एंड ये चीज हमें हाई क्लास में ज्यादा देखने को मिलता है कि विमेन का जो स्टेटस था वो एकदम खराब था। अगर हम बात करें मर्चेंट फैमिलीज की, अगर हम बात करें बैंकर फैमिलीज की, तो थोड़ा बहुत रोल इन विमेन को दिया जाता था। फॉर एग्जांपल विमेन जो मर्चेंट विमेन हुआ करती थी वो शॉप्स वगैरह देखा करती थी जब पति नहीं होता था, या फिर अगर पति की डेथ हो गई है तो महिलाओं को ही फिर अपना धंधा पानी संभालना होता था। अब कुछ विमेन के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, डिफिकल्ट नाम है। वेनिशियन मतलब वेनिस की हमारी कैसेंड्रा फेडेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये ग्रीक और लैटिन में काफी प्रोफिशिएंट थी। इन्होंने विमेन राइट एंड एजुकेशन को काफी ज्यादा एडवोकेट किया। इनका कहना यह था कि इवन अगर विमेन को बोला जाता कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कोई डिग्निटी नहीं मिलती है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आपको लेटर्स, फिर भी आपको लिटरेरी वर्क्स को पढ़ना चाहिए, ये फेडेल ने बोला था। फिर मार्केसा मतलब ये हमारी माल्टुआ रीजन की मार्केसा एक नोबल लीडर थी जो यहाँ पे जहाँ पे रूल किया करती थी। ये थी इजाबेला डिएस्टे। इन्होंने मांटुआ रीजन को गवर्न किया।
एंड ये कुछ एक्सेप्शनल नेम्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। हमारे कैस्टिग्लियोनी भाई का आपको कोटिया टेक्स्ट पता होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए लेकिन इसके आने की चांसेस कम है। बेसिकली ये बोल रहे थे कि विमेन को फेमिनिन होना चाहिए, मेल को मस्कुलिन होना चाहिए, बट इसका क्वेश्चन आने की चांसेस कम है। अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि थोड़ा सा रिलीजियस साइड ऑफ थिंग्स को डिस्कस करेगा। जैसे जैसे हमारा नया कल्चर अलग जगहों पे फैल रहा है वैसे हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि मोर भाई थे हमारे, वो इंग्लैंड के थे, एरेजमस भाई हमारे हॉलैंड के थे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलीजियस साइड को भी, क्रिश्चियंस को भी अपने ह्यूमनिस्ट कल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो कल्चर था, हमारा जो रिलीजन था, ये एंशिएंट टेक्स्ट से हमें समझना चाहिए। वापस से पुराने जो टेक्स्ट है उनको पढ़ो एंड उससे आपको समझ में आएगा कि बीच में क्या हुआ है। कुछ लोगों ने हमारे रिलीजन में फालतू रिचुअल्स, फालतू प्रैक्टिसेस को घुसा दिया है, हमारे सिंपल रिलीजन को खराब कर दिया है। तो वही चीज की ह्यूमनिस्ट आइडिया था ना, पुराने टेक्स्ट को पढ़ो, वो अब इस रिलीजियस साइड में भी ये लोग लेके आ रहे थे। स्पेशली उन चीजों को चैलेंज किया जा रहा था, जैसे कि बहुत ज्यादा जो चर्च टैक्सेशन करता था, इंडल्जेंसेस बेचने लग गया था चर्च। चर्च बोल रहा था कि ये कागज खरीद लो, आपके पाप धुल जाएंगे। तो इन चीजों के अगेंस्ट हमें एक्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और एक इंपॉर्टेंट नाम, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर वो अमेरिका वाले नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। मार्टिन लूथर ये हमारे जर्मनी वाले हैं और इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया प्रोटेस्टेंटिज्म। बेसिकली ये जो हमारे मार्टिन लूथर थे ये बोल रहे थे कि जो कैथोलिक चर्च है इसको हमें अलग करना चाहिए। इनका कहना था कि आपको सिर्फ एक चीज चाहिए सही सेलिब्रेशन के रास्ते में बढ़ने के लिए, वो है भगवान में फेथ। आपको बाकी किसी और की जरूरत नहीं है। जो कैथोलिक चर्च में बोल रहा है कि ये आपको हेल्प करेगा, ये आपका प्रीस्ट होगा, नहीं नहीं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको गॉड में फेथ रखना चाहिए। तो बेसिकली ये कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जा रहे थे। यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे प्रोटेस्टेंट्स, ये जो हमारे रिफॉर्मिस्ट आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। एंड प्रोटेस्टेंट चर्चेस बनने लगे जर्मनी और स्विट्जरलैंड के रीजन्स में। लेकिन इन्हीं की अप्रोच को थोड़ा सा और एक्सट्रीमिस्ट कर दिया, एक रेडिकल अप्रोच हमें देखने को मिलती है। बेसिकली इस रेडिकल अप्रोच में लोग ये बोल रहे थे कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो आपको एकदम इक्वालिटी में बिलीव रखना पड़ेगा। भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, इसलिए हम कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें तीन ग्रुप्स देखने को मिल गए। एक हमारा देखने को मिला हमारा कैथोलिक चर्च, फिर हमें प्रोटेस्टेंट्स देखने को मिले और फिर ये हमें रेडिकल बिलीफ वाले लोग देखने को मिले। अब ये जो हमारे मार्टिन लूथर वाला ग्रुप था ये इन रेडिकल आइडियाज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, इतने रेडिकल आइडियाज को आपको अपोज करना है। जो लूथर भाई के आइडियाज थे उनको ज्विंगली और कैल्विन जैसे लोगों ने पॉपुलराइज करवाया। टिंडेल भाई हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यू टेस्टामेंट, मतलब हमारी जो बाइबल है दो पार्ट्स में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जीसस के पहले की सारी चीजें, न्यू टेस्टामेंट जीसस के बाद की सारी चीजें। तो इस न्यू टेस्टामेंट को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस थॉट के साथ इनका कहना ये बन रहा था कि अगर आप लोगों को समझाना चाहते हो रिलीजन और एक्चुअल में दिखाना चाहते हो कि हमारा रिलीजन कैसा है, तो आपको उनको पढ़वाना पड़ेगा, वरना तो चर्च डोमिनेट करता रहेगा, चर्च इनको मैनिपुलेट करता रहेगा। और चर्च जो है वो काफी ज्यादा ईविल, काफी ज्यादा ग्रीडी हो गया। एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बन गया जो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। एंड हेंस इस नए पीरियड में चर्च को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लास्ट टॉपिक है हमारा साइंस वाला टॉपिक। बेसिकली लोग जो थे सोसाइटी के, वो साइंटिफिक स्टडीज में घुस रहे थे, साइंस को समझ रहे थे। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो कौन थे वो लोग, थिंकर्स लाइक गैलीलियो, जिनका मानना था कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए चीजों को समझने के लिए। और इस टाइम पीरियड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट्स थे उनका अर्ली फॉर्म्स हमें देखने को मिल जाता है। तो इस नए पीरियड में जो साइंटिफिक तरफ हम घुस रहे थे, साइंस को समझ रहे थे, नेचर की वर्किंग को समझ रहे थे, इसी को हमने नाम दिया है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यहाँ पे जो स्केप्टिक्स थे, अब हमें ये भी देखने को मिलते हैं जो चर्च में नहीं बिलीफ रख रहे हैं, जो गॉड में बिलीफ नहीं रख रहे हैं, जो स्केप्टिक्स हैं, ये लोग ये बोलने लग गए थे, कई लोगों के दिमाग में जो गॉड का आइडिया था वो रिप्लेस हो गया था नेचर के आइडिया के साथ, कि हम एक नेचर पे बिलीफ रखते हैं जिसने एक ह्यूमन को बर्थ जरूर दिया, लेकिन ऐसा कोई गॉड नहीं है जो हमको कंट्रोल करता है। ऐसे भी लोग जो गॉड को तो मान रहे थे वो ये मानने लग गए थे कि गॉड हमको कंट्रोल नहीं करता, गॉड ने हमको बना दिया है एंड हमें हमारे उसमें छोड़ दिया है कि भाई हम जो करना चाहें कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बिलीफ्स थे जो चेंज हो रहे थे। अरे ऊपर वाले पॉइंट से ये चीज मुझे समझाना है। ऑब्वियसली जब कैथोलिक चर्च ने देखा कि बाकी सारे इतना हमें अपोज करें, तो उन्होंने भी कुछ चीजें करी। इन लोगों ने क्या चीज करना चालू किया, इन्होंने एक तो चीज हमें देखने को मिलती है, हमारे लोयोला साहब ने सोसाइटी ऑफ जीसस
का फॉर्मेशन किया। इस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स होते थे इनको जिस्विट्स बुलाया जाता है, जिनका काम क्या है, पुअर सेक्शंस को सर्व करना और अपने कल्चर को दूर दूर तक प्रमोट करना। इंडिया भी बहुत सारे जिस्विट्स वगैरह आए थे अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली जो कैथोलिक्स थे वो भी अब पुअर सेक्शन को सर्व वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। वापस से साइंटिफिक टॉपिक में आते हैं तो साइंटिफिक सोसाइटीज भी इमर्ज हो रही थी, जैसे कि रॉयल सोसाइटी इन लंदन, पेरिस सोसाइटी हमारी, एंड बेसिकली ये हमारे साइंटिफिक आइडियाज को डिबेट और डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे एक दो चीजें और थी जो मुझे लगा था मैंने ऐड कर दी है बट छूट गई, तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के बाद इसमें एडिट करके पीडीएफ डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन आप सुन लो, आप लिख के आना कोपरनिकस बाबू का नाम और लिखना कि इन बाबू ने बताया था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि अर्थ तो खुद सूरज बाबू के आजू बाजू चक्कर लगा रही है। लेकिन कोपरनिकस बाबू हमारे खुद डिवाउट क्रिश्चियन थे, एंड वो शायद थोड़ा सा डर भी रहे थे, झिझक भी रहे थे कि किस तरीके से सोसाइटी रिएक्ट करेगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो इसलिए अपने जो टेक्स्ट था उसको प्रिंट नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि उनको थोड़ा डर था कि जनता इसको किस तरीके से देखेगी। ये चीज लिख के आना। लेकिन इनकी बातों को पॉपुलराइज किया केपलर भाई ने, जिन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू एलिप्सिस में, मतलब अपने ओवल्स में जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करती है। सेम बात गैलीलियो साहब ने अपने टेक्स्ट में बताया कि जो अर्थ है हमारी वो डायनेमिक नेचर की है, वो स्टेशनरी नहीं है। एंड सोने पे सुहागा लगा जब हमारे न्यूटन साहब का थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन आया। तो ये था हमारा पूरा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। एक लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि इवन दो हमारे सोसाइटी में लोग बोल रहे हैं कि हम एंशिएंट रोमन और ग्रीक के टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उससे वापस से सीख रहे हैं, उस ट्रू सिविलाइजेशन को उतार रहे हैं, वापस से एक नया रीबर्थ कर रहे हैं, ये बातें एकदम फैक्चुअल नहीं है। जो हमारा मिडल एजेस था जिसको इन्होंने डार्क पीरियड बता दिया, एक्चुअल फैक्ट तो ये भी है कि उस टाइम पीरियड में भी जो पुराने टेक्स्ट थे उनको कुछ ग्रुप्स जैसे कि क्लर्जी हो गए, रिच एलीट्स हो गए, वो लोग पढ़ रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं था कि उसको डार्क एजेस बोल दिया मतलब वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे भी नए आइडियाज डेवलप हो रहे थे, वहां पे भी आर्ट डेवलप हो रहा था। तो ये जो कहना है कि मिडल एजेस डार्क पीरियड था, एकदम गलत है। ये जो कहना है कि इस मॉडर्न पीरियड में रेनेसेंस हो गया है, इस मॉडर्न पीरियड में सब कुछ एकदम से वापस से इवॉल्व हो गया, ये भी कहना थोड़ा सा गड़बड़ मालूम पड़ता है। एक और बात ये कि ठीक है, चेंजेस जो आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं इस पीरियड में, लेकिन पूरे के पूरे जो हमारे एंशिएंट रोमन और ग्रीक सोसाइटी थे उससे इन्फ्लुएंस होके नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस एशियाटिक सोसाइटी, इंडिया वगैरह हो गया, बाकी जो इस्लामिक रीजन्स हो गए, इनसे इन्फ्लुएंस होके भी हो रहे थे। तो ये चीज को एक्नॉलेज करने में भी इन लोगों ने बहुत सारा टाइम लगाया, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मे बी जो हमारा यूरोप सेंट्रिक जो सोसाइटी के व्यूज थे उसके कारण ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, सिर्फ यूरोपियन रीजन्स पे फोकस करना चाहते थे। लेकिन फैक्ट यही है कि बाकी सोसाइटीज से, जो इस टाइम पीरियड की सोसाइटीज थी, उनसे भी सीख रहे थे। कुछ चेंजेस और जो इस पीरियड में हुए थे वो क्या थे, वो ये थे कि हमारी सोसाइटी में पब्लिक स्फीयर, प्राइवेट स्फीयर काफी अलग हो गए थे। पब्लिक स्फीयर जैसे कि गवर्नेंस कैसे चल रहा है, ये सब चीजें, और प्राइवेट स्फीयर भी डेवलप हो गया था। मतलब लोग खुद डिसाइड कर रहे थे अपने बिलीफ्स को, अपने प्रैक्टिसेस को। लोगों की खुद की जो इंडिविजुअल प्रेजेंस थी उसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा था इस टाइम पीरियड में। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो एक कमेंट में इस चीज को जरूर बताना। साइनिंग ऑफ, देवटन गुड़िया, बाय बाय।